नमस्ते, वनक्कम, वेलकम बैक टू मिधा गुरु। तो बच्चों, क्या आप लोग जानते हो कि आज के डेट पे हम लोग ज्योमेट्री के बारे में जो भी पढ़ते हैं उसको इन्वेंट या डिस्कवर किसने किया था? इसके काफी सारे थियोरीज हैं और हम लोग ये नहीं कह सकते कि किसी एक इंसान ने ज्योमेट्री को इन्फ्लुएंस किया। बहुत सारे मैथमेटिशियंस और ज्योमेट्री पढ़ने वाले, कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के मेहनत, उनके प्रोपोजिशन, उनसे दिए हुए आइडियाज से आज का मॉडर्न डे ज्योमेट्री जो हम लोग देखते हैं वो पॉसिबल हुआ। अगर हम लोग बात करते हैं बहुत पहले की, यानी कि ऑलमोस्ट 3000 to 3500 BC की, तो इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पाई जाती थी उस टाइम पर, वहां पर जो ब्रिक्स यूज होते थे कंस्ट्रक्शन में, मोहनजोदारो और हड़प्पा के रिमेन्स के हिसाब से पाया गया कि सारे ब्रिक्स बिल्कुल साइज में इवन थे एंड दे वर 4x2x1 इंचेस इन डायमेंशंस। जबकि इंच जो मेजरमेंट था उसका डिस्कवरी हैज बीन डेटेड बैक टू रफली 1800 या 1600 BC, जो कि उससे 2000 साल बाद थी। तो इससे यहां पर यह सवाल उठता है कि उन लोगों को इंचेस का या ज्योमेट्री का इतना अच्छा नॉलेज कहां से मिला? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने आज तक कभी नहीं देखा है, रियल लाइफ में तो नहीं देखा होगा, अगर पिक्चर्स में या नेट पर नहीं देखा है, दीज आर द ब्यूटिफुल पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। अगर इनको भी क्लोजअप से आप देखोगे, दे आर मेड फ्रॉम थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक्स ऑफ एग्जैक्टली सेम साइजेस। और अगर इनके एजेस पर ध्यान दोगे तो देखोगे दोनों एक बिल्कुल परफेक्टली 90 डिग्री एंगल पर मिलते हैं। इवन द पिरामिड्स आर डेटेड बैक टू रफली 3000-2500 BC। तो यहां पे सवाल ये उठता है कि क्या उन लोगों को ज्योमेट्री की नॉलेज थी? इफ वी गो बैक इनटू हिस्ट्री, हमें यह पता चलता है कि लोगों को ज्योमेट्री का नॉलेज सिर्फ अपने आसपास देखी हुई चीजों से होता था, and they would use that knowledge in their construction, in surveying of lands, land को measure करने के लिए, land को पढ़ने के लिए use करते थे। Not only in Egypt or India, but all over the world, remains have been found in the Chinese, the Mesopotamian civilization as well, कि वो लोग भी ज्योमेट्री का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को पढ़ नहीं रहे थे पर यूज करते थे। जैसे कि अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के रोड्स को देखोगे तो दे आर बिल्ट एट एक्जैक्टली आइदर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और पैरेलल टू ईच अदर, एंड दिस कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल अगर उन्हें ज्योमेट्री का नॉलेज नहीं होता। बट इन अ कंट्री कॉल्ड ओल्ड ग्रीक, जिसको आज हम लोग ग्रीस के नाम से जानते हैं, ग्रीक सिविलाइजेशन में ये सब चीजों को बहुत सीरियसली लिया जाता था। दे डिड नॉट स्टडी एनीथिंग जस्ट टू स्टडी इट। वो इसलिए पढ़ते थे ताकि वो परफेक्ट हो पाए और लोगों तक पहुंच पाए। जबकि बाकी देशों में या बाकी सिविलाइजेशंस में लोग ज्योमेट्री का ऐसे एस्पेक्ट में इस्तेमाल कर रहे थे कि जो चीजें हमें पता चल गई उसको बस इस्तेमाल करते थे, उसके पीछे का रीजन नहीं जानने की कोशिश करते थे। सो इन ग्रीक देयर वाज अ वेरी फेमस मैथमेटिशियन नोन एज थैलिस, हु वाज बोर्न रफली समवेयर अराउंड 700 BC। उसके नीचे ग्रीक का गोल्डन एरा ऑफ मैथमेटिक्स शुरू हुआ। उसके और उसके काफी सारे डिसाइपल्स और फॉलोअर्स के वजह से आज ऐसा बहुत कुछ है मैथ्स में जो हम लोग पढ़ पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिस्कवरीज। तो थैलेस के गोल्डन स्टूडेंट्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट था पाइथागोरस, एंड वी नो कि पाइथागोरन थ्योरम से राइट एंगल्स के बारे हमें ऐसा बहुत कुछ पता चला है जो शायद बिना उस थ्योरम के पॉसिबल नहीं होता। ऐसे ही थैलेस के और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। नॉट ओनली देयर, बट व्हेन वर्क स्टार्टेड इन ग्रीस ऑन मॉडर्न ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स पर पढ़ाई शुरू हुई, तो बाकी सिविलाइजेशन तक जब न्यूज पहुंची, मे बी 100-200 साल बाद ही सही, पर जब न्यूज पहुंची वो लोग भी ये सब स्टडीज में सीरियसली घुसने लगे। अब जब ये सारे मैथमेटिशियंस अपने थ्योरीज निकाल रहे थे, थ्योरीज को प्रूव करने में लगे हुए थे, अराउंड 625 BC, a very famous and very influential person named as Euclid was born in Alexandria, that was then a part of Egypt. यूक्लिड ने क्या करा? यूक्लिड ने उस समय तक जितने भी मैथमेटिशियन के वर्क्स उसके पास अवेलेबल थे, उसने सबको एक जगह कंपाइल करी और उनको एक बुक बनाया बाय द नेम ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट्स। ये बुक वाज डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर्स, ईच ऑफ विच गेव अस अबाउट अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ज्योमेट्री या फिर मैथमेटिक्स। तो यूक्लिड ने ये सिर्फ उनके कलेक्शन ऑफ वर्क्स को कलेक्ट करके नहीं किया। यूक्लिड हिमसेल्फ स्टार्टेड स्टडिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ज्योमेट्री एंड व्हाई कोई कंस्ट्रक्शंस बाकी कंस्ट्रक्शन से ज्यादा इफेक्टिव होते थे, कोई मेथड्स बाकी मेथड से ज्यादा अच्छा काम करते थे। तो यूक्लिड इस बात से बहुत दिलचस्प था, बहुत दिलचस्पी हुई उसे, सो ही वेंट डीप इनटू इट।
What Euclid did was he took whatever was known at that time. जब तक कि उन मैथमेटिशियन ने जो भी पता करी थी उस टाइम तक उसको उसने एक जगह कंपाइल करी। ये सारे रिजल्ट्स को उसने धीरे 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 करके प्रोपोजिशंस आइडियाज में डाला जो वो अपने हिसाब से प्रूव करता था। एंड फ्रॉम देयर केम अराउंड 470 थ्योरम्स दैट आर द बेस ऑफ ऑल द ज्योमेट्री जो हम लोग आज के डेट पर पढ़ते थे, मेड बी पॉइंट ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री, लाइन ज्योमेट्री या फिर सॉलिड्स की ज्योमेट्री। इन सब का बेसिक्स एंड इवन सम फंडामेंटल एंड वेरी इंटरमीडिएट एंड एडवांस थियरम्स भी यूक्लिड को ही क्रेडिट किया जाता है। अगर यूक्लिड ना होते तो आज हम लोग ये बात नहीं पढ़ सकते कि एक सर्कल का रेडियस हमेशा इक्वल होता है। ये आपको सुनकर लगता हो एक कॉमन सेंस की बात है, बट बैक देन मॉडर्न साइंस एंड मॉडर्न मैथमेटिक्स वाज लाइक ब्लैक मैजिक। इफ पीपल अटर्ड सम थिंग्स दैट पीपल डिड नॉट लाइक, लोगों को इस पर मार भी दिया जाता था। हमें पता है कि कोपरनिकस और गैलीलियो गैलाइल को इनफैक्ट 1400-1500 सेंचुरी एडी में भी इंप्रिजनमेंट और मार देने की भी धमकी हुई when they talked about something that is accepted as a universal truth today. So उससे 3-4 हजार साल पहले आप सोच सकते हो सोसाइटी की हालत क्या थी। जब कोई बंदा एक नया आइडिया लेकर आता था लोग उसे दबाना चाहते थे, लोग उसे प्रेशर करना चाहते थे, बिकॉज एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ द अननोन। जो चीजें हमें नहीं पता है उससे हम लोग डरते हैं, उसको पता करने में हिचकिचाते हैं। अंधेरी रात से लोग नहीं डरते, दे आर अफ्रेड ऑफ व्हाट लाइज अहेड ऑफ देम, जो वो नहीं देख सकते, उससे डरते हैं लोग। तो यूक्लिड के ये सब स्टडीज को बहुत आसान या बहुत अच्छे तरीके में रिसीव नहीं किया गया था। देयर वर मेनी कंट्रोवर्सीज लीडिंग टू इट। सो यूक्लिड मेड अ वेरी स्ट्रिक्ट पैटर्न दैट ही फॉलोड। सबसे पहले उसने डिसाइड किया कि कुछ एंटिटीज ऐसी है ज्योमेट्री में जिन्हें डिफाइन करने के लिए हमें दूसरे डेफिनेशंस की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेल यू कि एक प्लेन सरफेस जो आज हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, मैं आपसे कहूंगा कि एक प्लेन सरफेस एक सरफेस है जो एजेस से बाउंड होता है, यानी कि लाइन से बाउंडेड होता है। उसके अंदर के एरिया को हम लोग प्लेन सरफेस कहते हैं। आपको पता है और मुझे पता है कि प्लेन सरफेस और एरिया का मतलब क्या है, या एजेस का मतलब क्या है, या लाइंस का मतलब क्या है, या बाउंड्रीज का मतलब क्या है। पर उन जमानों में लोगों को यह सब का आइडिया नहीं था। सो यूक्लिड डिसाइडेड कि हर एक डेफिनेशन जब मैं डिफाइन करने जाता हूं, देयर आर सम टर्म्स दैट विल हैव टू बी डिफाइंड फॉर देम। इससे क्या होता है कि इससे पहले कि द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री राइट डायरेक्शन में जाता, वो सीधा उल्टी दिशा पकड़ के पीछे जाने लग गया। So Euclid was very much concerned about this. Other mathematicians also joined up with Euclid कि ये जो अच्छा काम आप कर रहे हैं हम लोग में इसमें आपकी मदद करेंगे। ये काउंसिल ने बैठकर डिसाइड किया कि इन ज्योमेट्री कुछ चीजें आर लेफ्ट बेटर अनडिफाइंड, क्योंकि अगर हम लोग कुछ चीजों को अनडिफाइंड नहीं डिक्लेयर करते हैं तो इस स्टडी में आगे बढ़ना यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था। तो कुछ चीजें जैसे कि अगर मैं कहता हूं A point is that which does not have an area, तो यहां पे ये समझ में आता है कि एरिया होता क्या है। लोग पूछ सकते हैं ना कि एरिया क्या होता है, अगर एरिया नहीं समझेंगे तो पॉइंट को कैसे समझ पाएंगे। या फिर लाइन ऐसा होता है जिसका लेंथ होता है, ब्रेड्थ नहीं होता है। तो लोग यहां पे सवाल करते थे कि ये लेंथ और ब्रेड्थ ये एंटिटीज क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है, हमें नहीं पता है। सो कुछ चीजों को अनडिफाइंड छोड़ना पड़ा इस वजह से। पर वो अनडिफाइंड चीजें ऐसी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी। अनडिफाइंड चीजें वो थी जो आप डेली लाइफ के एग्जांपल देकर आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते थे। जैसे कि एक लाइन क्या होता है, तो बांस के डंडे को दिखाकर बोला जा सकता है कि लाइन कुछ इस तरह का एक सीधा एंटिटी होता है जो कि अपने आप से यानी उस पर लाई करने वाले सारे पॉइंट से बिल्कुल इवनली लाई करता है। लाइन का डेफिनेशन यूक्लिड ने कुछ इस तरह दिया था। तो चलिए आज हम लोग लेट्स गेट इनसाइड द माइंड ऑफ अ मैथमेटिशियन बोर्न इन द 7th century BC इन अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, कि उसके दिमाग से विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलस, विदाउट द यूज ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा, उसने कैसे प्रूव किया जो भी आज हम लोग पढ़ते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ वो जो बुक्स था एलिमेंट्स, उसमें जो कुछ डेफिनेशन देखते हैं, जनरलाइज डेफिनेशन जो यूक्लिड ने दिए, ताकि हम लोग एक बार समझ पाए कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। ठीक है, तो लेट्स सी। द फर्स्ट सेज अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज अ नो बॉडी और पार्ट ऑफ इट्स ओन। यूक्लिड ने कहा कि एक पॉइंट ऐसा चीज होता है जिसका अपना बॉडी अपना कोई पार्ट नहीं होता, वो बस एक छोटा सा एंटिटी है, एक पॉइंट यानी कि एक डॉट, बस उसका अपना बॉडी या पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट कहा गया उसने कि ए लाइन इज अ लेंथ दैट हैज नो ब्रेड्थ एसोसिएटेड टू इट। तो अ लाइन में लेंथ होता है लेकिन ब्रेड्थ उससे एसोसिएटेड कुछ भी नहीं होता है। आज के जमाने में हम लोग जानते हैं ना कि लाइन बिल्कुल लंबा रहता है लेकिन उसका ब्रेड्थ
अगर कंसिडर करोगे एक 10 मीटर का लाइन है, वो इतना पतला रहता है कि उसका ब्रेड उसके लेंथ से नेग्लिजिबल है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि उसका ब्रेड नहीं होता। अगर आप मार्कर से बनाओगे आप कह सकते हो सर 1 mm 2 mm का ब्रेड, बट इट इज इररेलेवेंट व्हेन कंपेयर टू द लेंथ। इसीलिए कहते हैं कि एक लाइन का कोई लेंथ होता है पर ब्रेड नहीं होता है। उसके बाद कहा कि द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ लाइंस एंड कर्व्स वेर इंडिविजुअल पॉइंट्स। तो यूक्लिड ने कहा कि कोई भी कर्व यानी कि कर्व्ड लाइन या स्ट्रेट लाइन हो, उसका स्टार्टिंग और एंड में क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं, इंडिविजुअल पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं से लाइन शुरू होता है, उन्हीं पे लाइन खत्म होती है। फिर उसने कहा स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन द पॉइंट्स ऑफ विच आर ऑलवेज एट एन इवन पोजीशन अमंग देमसेल्व्स एज वेल एज विद द लाइन एज अ होल। यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि उसमें ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे पॉइंट्स। तो ये सब पॉइंट्स क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल इवनली लाई कर रहे हैं, और एक दूसरे से नहीं पूरे लाइन से भी इवनली लाई करते हैं। ठीक है, यही कहने की कोशिश कर रहे थे यूक्लिड। फिर अ सरफेस, जिसको आज के डेट में हम लोग प्लेन के नाम से जानते हैं, इज एन एंटिटी विच हैज 2 डायमेंशंस, अ लेंथ एंड अ ब्रेड्थ। तो इससे पहले उसने कहा कि पॉइंट में कुछ भी नहीं होता, लेंथ नहीं होता, ब्रेड्थ नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता है, उसका बॉडी पार्ट कुछ नहीं होता है। लाइन में क्या होता है, एक डायमेंशन होता है लेंथ, पर ब्रेड्थ नहीं होता, कोई भी ब्रेड्थ नहीं होता। फिर आया कि 2 डायमेंशनल यानी कि सरफेस प्लेन पर, उसमें क्या होता है 2 डायमेंशन, एक लेंथ होता है और एक ब्रेड्थ भी होता है। अब जैसे लाइन के बारे में उसने बताया कि लाइन और कर्व्स क्या होते हैं, उनका स्टार्टिंग और एंड में क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं। ठीक उसी तरह एक सरफेस का स्टार्टिंग यानी कि उसका एजेस जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बनता है किससे, लाइन से बनता है। अब आ गई बात प्लेन सरफेस की। तो प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद ऑल ऑफ द लाइंस व्हिच इट कंटेन्स। ठीक इस तरह जिस तरह उसने बोला कि स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स एक दूसरे से इवनली लाई करते हैं, उसी तरह अगर समझने की कोशिश करोगे तो प्लेन क्या होता है, एक प्लेन या सरफेस होता है, ढेर सारा लाइंस का कॉम्बिनेशन से बनता है ना, इस तरह से। तो यूक्लिड क्या कह रहे हैं कि ये जो सारे लाइंस है, एक प्लेन में सारे लाइंस क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल इवनली लाई करते हैं, और प्लेन से भी इवनली लाई करते हैं। तो इस तरह से यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशंस बताए समझाने के लिए कि चल क्या रहा है। पर अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको अपने माइंड में रखना है कि हम लोग 2023 की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट 600-700 BC, जब मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मैथमेटिक्स ब्लैक मैजिक माना जाता था। इनफैक्ट 1500-1600 तक गैलीलियो गैलीली, निकोलस कोपरनिकस ने जब फाइंड आउट किया कि एक्चुअल में अर्थ के चारों ओर यूनिवर्स नहीं घूमता है, पर इनफैक्ट अर्थ सन के चारों ओर घूमता है, स्टार्स गैलेक्सी के चारों ओर घूमता है, इस तरह के फाइंडिंग जब उन्होंने बताए तो चर्च ने उन्हें मारने का, इंप्रिजन करने का धमकी दी, क्योंकि लोग ये बात मानना नहीं चाहते थे, उन्हें आइडिया नहीं था, दे डिड नॉट हैव प्रूफ, तो वो मान नहीं रहे थे इस बात को। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि जब ये डेफिनेशंस दिए गए, लोग पूछने लगे कि हाँ आपने पॉइंट को डिफाइन कर दिया कि वो होता है जिसमें बॉडी या पार्ट नहीं, पर ये बॉडी या पार्ट ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन कौन दे। उसी तरह लाइन में बोल दिया आपने कि लेंथ है ब्रेड्थ नहीं है, तो ये लेंथ ब्रेड्थ क्या होते हैं, सॉरी माय बैड, ठीक है, तो ये लेंथ और ब्रेड्थ क्या होते हैं, इनको कौन डिफाइन करेगा। या फिर स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन द पॉइंट्स ऑफ व्हिच आर ऑलवेज एट इवन पोजीशन, ये इवन पोजीशन इसका मतलब क्या है। तो ऐसे बहुत सारे, जब हमने तो सिर्फ 7 या 8 डेफिनेशन देखे, तो ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन लिखे ना यूक्लिड ने बुक में। तो ये बुक में लोगों का कंट्रोवर्सी क्या उठने लगा कि आप जो बता रहे हैं उसमें और ढेर सारे डेफिनेशन है जो हम लोग को जानने की जरूरत है। तो मैथमेटिशियंस ये डिलेमा फेस करने लगे कि क्या होगा अगर हम लोग ये डेफिनेशंस नहीं बता पाएंगे। तो जैसे कि अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो मैं पॉइंट देखना चाह रहा हूं, हो क्या रहा है कि पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मुझे पार्ट या बॉडी को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो इससे पहले कि मैथ्स यानी कि ज्योमेट्री का स्टडी आगे बढ़ता, हम लोग को 2 कदम पीछे लेने पड़ते, 1 कदम आगे लेने जाते फिर 2 कदम पीछे लेना पड़ता। तो स्टडी आगे बढ़ने के बदले हमेशा एट अ कांस्टेंट पेस पीछे आ रही। इसीलिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि अगर हम लोग ये डिफाइन करने बैठेंगे तो फिर आगे की चीजें जो एक्चुअल में हमने पढ़ने के लिए ज्योमेट्री स्टार्ट किया है वो पढ़ने में नाकाम रहेगी, क्योंकि हम लोग पहले की चीजें ही डिफाइन करते जाएंगे, इसको डिफाइन करने के लिए वो डिफाइन करो, उसको डिफाइन करने के लिए वो डिफाइन करो। तो इसीलिए दे डिसाइडेड दैट सम थिंग्स आर बेटर लेफ्ट अनडिफाइंड। तो कुछ एंटिटीज को हम लोग डिसाइड कर लिए कि इन्हें बोलेंगे हम लोग अनडिफाइंड, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनडिफाइंड का कोई मतलब नहीं। अनडिफाइंड चीजों को हम लोग डेली फिजिकल एग्जांपल्स दे करके बता सकते हैं कि ये चीजें अनडिफाइंड क्यों है, इन्हें डिफाइन करने की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग इसको डेली बेसिस पे अपने आसपास देखते हैं। तो यहां पर से आइडिया उठी एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स की। तो एक्सियम और पोस्टुलेट क्या होते हैं, इन जनरल अगर कहो तो दोनों ही स्टेटमेंट्स, ठीक है। आज के डेट में हम लोग एक्सियम और पोस्टुलेट को एक ही मानते हैं,
कहने का मतलब है कि हम लोग कहते हैं कि एक्सियम और पोस्टुलेट जो वर्ड्स है उसको हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, कहीं एक्सियम बोलते हैं कहीं पोस्टुलेट बोलते हैं, इट डज नॉट मीन एनीथिंग डिफरेंट। पर उस जमाने में एक्सियम वेर स्टेटमेंट्स दैट डेल्ट विथ ऑल ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि डेल्ट विथ ऑल ऑफ मैथ्स, मतलब पूरे मैथ्स में कहीं भी कोई स्टेटमेंट है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप की चीज, तो उसको हम लोग कह देते थे एक्सियम। पर ऐसा कोई स्टेटमेंट जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से डील करे, उसको हम लोग कहते थे पोस्टुलेट। ठीक है, तो देखो यहां पे डिफरेंस समझ में आया। तो एक्सियम क्या होता है, वो जो पूरे मैथ्स में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई स्टेटमेंट जो ज्योमेट्री में नहीं, मैथ्स में कहीं भी, इनफैक्ट साइंस में भी कहीं कहीं अप्लाई हो जाए, उसको हम लोग कहते थे एक्सियम। और पोस्टुलेट वो था जो बिल्कुल डेल्ट विद ज्योमेट्री ओनली, सिर्फ ज्योमेट्री से डील करता था, उसको कहते थे पोस्टुलेट। तो यूक्लिड ने कुछ एक्सियम्स कुछ पोस्टुलेट्स दिए हमें। तो सबसे पहले हम लोग एक्सियम्स देखते हैं कि यूक्लिड ने एक्सियम्स क्या दिए, उनका मतलब क्या था, और पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। सो यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम इज थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कह रहा है कि दो चीजें अगर कोई एक कॉमन चीज के इक्वल है, यानी कि a इज इक्वल टू सी और b इज इक्वल टू सी, तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि a और b इक्वल है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखो मैं कह रहा हूं इस बास्केट में 3 लड्डू, ठीक है, एक और बास्केट में भी 3 लड्डू, और एक और बास्केट में 3 लड्डू। मैं कह रहा हूं ये और ये बास्केट इक्वल, और उसी तरह कह रहा हूं ये और ये बास्केट भी इक्वल। तो ये दोनों ही एंटिटीज है जो एक थर्ड एंटिटी से इक्वल हो रहे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे में इक्वल हो जाएंगे। देखो ऐसा नहीं समझना है कि ये स्टूपिड सी बात है या फुलिश स्टेटमेंट है, पर कहने का मतलब समझो कि ये आज के डेट में हम लोग के लिए अप्लाई करता है कि ये लॉजिकल कॉमन सेंस की बात हो जाती है। पर उस जमाने में बच्चों लोग बहुत एजुकेटेड नहीं थे, तो ये सब चीजें भी उनके लिए रेवलेशन थी, बहुत बड़ा फाइंडिंग था। ठीक है, तो ये था पहला एक्सियम जो कहता था कि अगर दो चीजें, दो अलग अलग चीजें, कोई एक थर्ड अलग चीज से इक्वल है, दोनों ही अपने में इंडिविजुअली इक्वल है, तो वो दोनों चीजें एक दूसरे से भी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, सेकंड एक्सियम कहता है कि अगर दो इक्वल है और उनमें हम लोग कोई इक्वल वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो जो नया होल्स आएंगे वो भी इक्वल होंगे। नहीं समझ में आ रही अगर, तो समझो मेरे पास 3 लकड़ी के टुकड़े, और यहां पर भी 3, मेरे दोस्त के पास भी 3 लकड़ी के टुकड़े। अभी क्या है, हम लोग दोनों इक्वल, हम लोग दोनों को ही एक एक लकड़ी का टुकड़ा और दिया गया, यानी कि हम लोग में इक्वल्स ऐड किए गए, है ना। हम लोग इक्वल थे पहले से, और हम लोग दोनों में एक एक इक्वल ऐड किया गया। यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, तो ये जो होल, नया होल बना, वो भी इक्वल हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि अगर दो इक्वल है एक दूसरे में, और उनमें भी दो इक्वल जो एक दूसरे में इक्वल है उनमें ऐड किया जाए, तो जो गोटा यानी कि टोटल आएगा वो भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर इक्वल्स में से हम लोग इक्वल्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है वो भी इक्वल होगा। ठीक है, मान के चलो यहां पर 4 पहाड़ थे और दूसरे देश में भी 4 पहाड़। ठीक है, अभी क्या है, ये दोनों के पहाड़ के नंबर इक्वल है, द हिल्स आर इक्वल। ठीक है, अब मैंने कहा कि डायनामाइट लगाकर एक पहाड़ को हमने उड़ा दिया, तो एसेंशियली क्या हो रहा है, यहां पर एक इक्वल में से एक इक्वल सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, दोनों में ही, है ना, क्योंकि दोनों में 4 थे और दोनों में से एक को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इक्वल्स आर बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, बच कर क्या आएगा, 3 पहाड़ बच गए। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर बच रहा है वो भी इक्वल है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आज के डेट में कॉमन सेंस की बात है, जो स्टेटमेंट कह रहा है वो कॉमन सेंस की बात है, पर उन जमानों में आदमी को ये सब भी समझाना पड़ता था। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सियम में इसने कहा थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये कुछ एक फाइनाइट लेंथ का लाइन है। अब अगर एक और लाइन है इस पर, जो अब ये ब्लैक में बना हुआ ना, इसको मैं छोड़ देता हूं ब्लैक में, लेटस से हम लोग एक दूसरा लाइन बनाते हैं विच इज रेड, और ये दोनों ही लाइन बिल्कुल एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी एक दूसरे पर ही एकदम एग्जैक्ट फिट हो जा रहे हैं। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि द रेड लाइन इज कोई और कलर यूज करता, इक्वल टू द ब्लैक लाइन, क्योंकि ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि वो रेड लाइन और ब्लैक लाइन क्या है, इक्वल। उसी तरह, ठीक उसी तरह अगर एक पॉइंट बना दूं मैं, ठीक है, ब्लैक पॉइंट है और इस पर एक और रेड पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, तो इससे हम लोग क्या पता चला कि ब्लैक और रेड पॉइंट इक्वल।
ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट एक्सियम को देखते हैं। यहां पे कहता है द होल ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन एनी पार्ट ऑफ इट। समझने की कोशिश करो कि हमारे पास एक लड्डू, ठीक, और मैं इस लड्डू का छोटा सा टुकड़ा काट के हटा दे रहा हूं। तो अब मेरे पास एक छोटा टुकड़ा लड्डू है और एक बड़ा टुकड़ा लड्डू है। अगर मैं ये दोनों में से कोई भी पीस को, माइनर पीस को या मेजर पीस को, इससे कंपेयर करूं तो दिस होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। इससे भी कंपेयर करूं, बड़े वाले पार्ट से भी, तो भी होल उससे बड़ा है। तो लॉजिकल बात है कि कोई भी एक चीज का अगर होल है और उसका एक पार्ट है मेरे पास, तो द होल विल ऑलवेज बी बिगर देन द पार्ट। बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट एक्सियम में कहता है थिंग्स विच आर देमसेल्व्स डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यहां पे फिर से बात हो रही है कि अगर दो चीजें, ठीक है, दो सेपरेट चीजें हैं और मैं कहता हूं ये चीज किसी एक चीज का डबल, लेट्स से x का डबल, और ये चीज है ये भी x का डबल, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों इक्वल है। देखो, दो इंडिविजुअल चीज है और एक तीसरा अलग चीज से, ये दोनों अपने अपने इंडिविजुअली दोनों उसका डबल, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीजें अपने में इक्वल, ठीक है। और अगला एक्सियम ठीक इसका थोड़ा सा रिवर्स है कि अगर दो इंडिविजुअल चीजें हैं और ये किसी एक थर्ड, मतलब कि एक तीसरे बिल्कुल ही अलग चीज का हाफ है, ये इसका हाफ है और ये भी इसका हाफ है, तो फिर से कह सकते हैं कि ये दोनों चीजें इक्वल। दो इंडिविजुअल चीजें हैं और एक तीसरा बिल्कुल ही अलग चीज है और ये दोनों इंडिविजुअली उस चीज के हाफ है, तो कह सकते हैं कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो ये थे कुछ एक्सियम्स यूक्लिड्स के, ठीक है। इससे हम लोग को क्या समझ में आता है? तो ये एक्सियम से ये समझ सकते हैं कि यूक्लिड ट्राई कर रहे थे इंट्रोडक्शन देने का, ज्योमेट्री में घुसने से पहले मैथ्स के बारे, यानी कि मैग्नीट्यूड, डिस्टेंसेस या मेजरमेंट्स के बारे हम लोग को ये बताना चाह रहे थे कुछ चीजें जो हम लोग को अगर नहीं पता होते तो मे भी आगे पढ़ाई में दिक्कत होती। ऑब्वियसली बात, अगर ये सब चीजें हम लोग नहीं जानते, आज के डेट में हम लोग को ये पता है बिकॉज एम्बेडेड है हम लोग के अंदर, ये सब चीजें हम लोग कॉमन सेंस से समझने लगे, हम लोग को बचपन से सिखाया जा रहा है, तो इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस। हम लोग को सोचना नहीं पड़ता ये सब चीजों के बारे में। पर उस जमाने में बिकॉज ज्योमेट्री एक नया फ्रंटियर था, नई चीजें पता किए जा रही थी, नई चीजें पढ़े जा रहे थे, तो उसको समझने के लिए एक बेस देना था यूक्लिड को, ताकि लोग समझ पाए कि खेल चल क्या रहा है एक्चुअल। तो इसीलिए यूक्लिड ने ये सारे एक्सियम्स लिखे ताकि लोग समझ पाए मेजरमेंट्स के बारे, मैग्नीट्यूड्स के बारे, कि इक्वल्स क्या होते हैं, हाफ्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, ग्रेटर क्या होता है, लेसर क्या होता है, ठीक है। तो एक्सियम्स के अलावा यूक्लिड ने कुछ पोस्टुलेट्स भी बताए, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि पोस्टुलेट्स क्या थे। तो यूक्लिड्स के पोस्टुलेट देखने से पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं कि पोस्टुलेट होते क्या। तो बाय डेफिनेशन, जैसे अर्लियर देखा, पोस्टुलेट इज अ स्टेटमेंट that applies specifically to geometry। सिर्फ ज्योमेट्री में जो अप्लाई होता है, यानी कि कोई स्टेटमेंट ऐसा जो कुछ बताता है हम लोग को, कोई फैक्ट बताता है जियोमेट्री के बारे में। ये जो वर्ड है पोस्टुलेट, एक्चुअल में इट्स अ वर्ब है। इंग्लिश में जैसे वर्ब्स के बारे में पढ़ा तो एक वर्ब है, और अगर मैं कहता हूं मैं कोई बात पोस्टुलेट कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं एक फैक्ट स्टेट कर रहा हूं। उसकी सच्चाई, उसमें कितना सच्चाई है, ये बाद में जज किया जाएगा, ठीक है। अगर वो ट्रू है तो उसको हम लोग पोस्टुलेट कह देते हैं। तो पोस्टुलेट बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो हम लोग जानते हैं कि ट्रू है, अगर चाहिए तो उसका प्रूफ भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि यूक्लिड के पोस्टुलेट्स क्या थे। तो सबसे पहला पोस्टुलेट था कि अ स्ट्रेट लाइन, ये देखो पढ़ो इसको, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कहने का मतलब है, लेट अस से आई हैव 2 पॉइंट्स A एंड B। तो यहां पर अगर ये प्लेन में, यानी कि हम लोग जो कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर ये प्लेन में कहीं भी ये पॉइंट A और B है, तो हम लोग इस पोस्टुलेट के अनुसार क्या कहता है कि हम लोग इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देयर इज नो कंडीशन एज सच कि A अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या A सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है के एक्स और वाई के, या B के सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज है तभी लाइन बना सकते हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। A और B कोऑर्डिनेट प्लेन पे कहीं भी 2 पॉइंट्स है, हम लोग उन दोनों के बीच में एक लाइन बना सकते हैं। एक यहां पर एक छोटा सा चीज करो, एक पॉइंट लो P और एक पॉइंट लो Q। P में से ढेर सारे लाइंस पार हो सकते हैं ना, यानी कि एक पॉइंट में से ढेर सारे लाइन पार हो सकते हैं, ये हमने जाना है। उसी तरह Q से भी ढेर सारे लाइन ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, डिफरेंट लाइंस। ये बताओ कि कितने सारे लाइंस होंगे जो दोनों से क्रॉस करेंगे? बिल्कुल एक। और ये बात को समझने के लिए यू डोंट नीड मतलब रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर हम लोग को आंख के सामने दिख रहा है कि अगर एक सीधा लाइन बनाएंगे
तो सिर्फ एक ही एक लाइन हो सकता है जो दोनों पॉइंट को टच करे। तो इससे हमने एक एक्सियम लिखा विच इज फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज वन एंड ओनली वन यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू बोथ। ये यूक्लिड का एक एक्सियम था जो इस पोस्टुलेट 1 से निकलकर आया। तो उसने कहा कि सबसे पहले तो कि अगर दो पॉइंट हैं पोस्टुलेट के हिसाब से हम लोग कभी भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दिस वाज अ स्टेटमेंट, हमने इसका प्रूफ देखा और हम लोग को पता चला कि हाँ कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर सकते। पर इसके आगे यूक्लिड ने फाइंड आउट किया कि किसी दो पॉइंट्स में सिर्फ एक और सिर्फ एक ही एक लाइन हो सकता है जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। तो उससे निकल कर आया ये एक्सियम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट को देखते हैं। ये कहता है एक सेकेंड, इट सेज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड और प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली इन ईदर डायरेक्शन। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या? फिर से कह रहा हूं, ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ये पुराने ग्रीक लैंग्वेज या इजिप्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ऐसे समझो। तो जब ये टर्मिनेटेड लाइन कह रहा था यूक्लिड, ही मेंट व्हाट आज के जमाने में हम लोग बोलते हैं अ लाइन सेगमेंट। अब हम लोग को पता है लाइन सेगमेंट क्या है, दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। इसका कुछ फाइनाइट लेंथ होता है, यानी कि हम लोग नाप सकते हो 10,000 किलोमीटर हो सकता है या 10 मिलीमीटर हो सकता है, बट इट इज अ फाइनाइट लेंथ जिसको नापा जा सकता है। और हम लोग ये ज्योमेट्री में पढ़े कि हर एक लाइन सेगमेंट किसी एक लाइन का पार्ट होता है। और लाइन क्या होता है? एक ऐसा लाइन जिसका कोई लेंथ नहीं है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो यहां पे यूक्लिड के कहने का मतलब यही था कि ये जो लाइन सेगमेंट हमने बनाया, मान के चलो ये ए बी है और ये लाइन इधर है, पॉइंट डी है और यहां पर सी। तो ये जो लाइन ए बी है हम लोग इसको सी डी के डायरेक्शन में इनफाइनाइटली या इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस वाज ऑल दैट यूक्लिड वाज ट्राइंग टू गेट एट। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। अब यहां पे बोलता है सर्कल कैन बी ड्रॉन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायमीटर और इट्स सेंटर पॉइंट। तो अगर मान के चलो मैं यहां पर एक पॉइंट बोलता हूं और यहां पर एक पॉइंट बोलता हूं, यहां पे कहता हूं कि 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, तो ऐसे करके बना दिया, पॉसिबल है राइट। मैं यहां पे कहता हूं 2 सेंटीमीटर का बनाना, वो भी पॉसिबल है। अब कहता हूं इस पॉइंट पे 2 सेंटीमीटर का बनाना, बन जाएगा। इस पॉइंट पे कहता हूं 5 सेंटीमीटर का, बनेगा या नहीं? सो ये आज के डेट पे मैटर ऑफ फैक्ट, ये कॉमन सेंस हो जाता है, पर उस जमाने में लोगों को ये नहीं पता था। तो दिस वाज द नेक्स्ट पोस्टुलेट कि हम लोग किसी भी पॉइंट पर कितना भी लेंथ लेकर के, यानी कि रेडियस के नीचे लेकर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पोस्टुलेट है दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, यहां पर अभी फिर से समझने की बात है कि हम लोग को पता है कि एक राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। बेटा ये उस जमाने की बात है जब ज्योमेट्री बिल्कुल नया नया पढ़ा जा रहा था। तो यूक्लिड ने ये पोस्टुलेट रखा कि अगर हम लोग जिसको राइट एंगल बोलते हैं, पहले उन्हें शायद डिग्री का मेजरमेंट का आइडिया भी ना हो, वी डोंट नो, मे बी नहीं हुआ होगा, मे बी हुआ होगा, बट लेट अस से नहीं था। तो उन्होंने एक परफेक्ट टाइप के एंगल को राइट एंगल दिया जो एक दूसरे से बिल्कुल आज के डेट में हम लोग जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर होता है, इस टाइप का एल शेप बनाता है। तो ये वाले जो एंगल्स होंगे और एक और राइट एंगल है और एक और राइट एंगल है, तो ये सारे राइट एंगल्स एक दूसरे से इक्वल होंगे, ऐसा यूक्लिड ने बताया। और आज के डेट पे हम लोग को पता है कि राइट एंगल्स 90 होते हैं। सो वी नो दैट दिस इज आल्सो अ फैक्ट, और इसका भी प्रूफ हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं। ठीक है, अभी तक जो हमने 4 पोस्टुलेट्स देखे वो बहुत सिंपल थे ना, समझने में कोई खास माइंड नहीं लगी। पर अब जो अगला पोस्टुलेट देखने वाले, उसको देखकर 2 मिनट तक हो सकता है सर में चक्कर भी आ जाए, हो सकता है ऐसा लगे कि इसको समझने के लिए अलग से हम लोग एलिमेंट्स पूरा पढ़ना होगा। तो दिस नेक्स्ट पोस्टुलेट, द फिफ्थ पोस्टुलेट, वो थोड़ा सा फेमस भी है, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। तो चलो सबसे पहले हम लोग फिफ्थ पोस्टुलेट देख लेते हैं। तो अगर सिर्फ वर्ड्स में बात करो डायरेक्टली, तो इट सेज इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड लेस देन 2 राइट एंगल्स, the 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which are the angles less than the 2 right angles। अचानक से लगा कि ये क्या पढ़ लिया मैंने, मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा। तो लेट अस टेक इट, ब्रेक इट पार्ट बाय पार्ट। बोलता है एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस। सबसे पहले हम लोग 2 स्ट्रेट लाइंस बना लेते हैं। ठीक है, अभी मैं नहीं कह रहा हूं ये दोनों लाइंस पैरेलल है, नहीं है, मुझे नहीं मतलब। अब बोलता है स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, यानी कि कुछ इस तरह से ना, एक लाइन 2 लाइन को कट कर रहा है बेसिकली। तो ये जो स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेंशन किया गया, इन टुडेज डेट वी नो दिस इज नोन एज द ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल की बात कर रहा है। ठीक है, अब कहता है मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल कौन सा होता है बेटा? ये जो अंदर साइड पर बनता है, ठीक है, कोई भी एक, और कह रहा है ऑन द सेम साइड। तो अगर मान के चलो हम लोग
ये दोनों एंगल को लेते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो ये दोनों हो गए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। अब बोल रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर, मान के चलो ये ए है और बी, और मैं कह रहा हूं ए प्लस बी क्या होनी चाहिए, इट सेज लेस देन 2 राइट एंगल्स, यानी कि लेस देन, अब एक राइट एंगल कितना होता है 90, 2 राइट एंगल्स यानी कि 180 डिग्री से कम है। मान के चलो अगर ए और बी कम है तो वी नो, अगर ये 180 से कम है तो वी नो कि ये कहीं ना कहीं आगे जाकर ये दोनों लाइन क्या होने वाले, एक पॉइंट पर आकर कोइंसाइड करने वाले। लेट अस से दिस पॉइंट इज पी। तो यूक्लिड के कहने का मतलब सिर्फ यही था कि इफ वी हैव 2 लाइंस सच दैट, अब बताओ ए और बी का रिलेशन क्या है। एज फार एज वी आर कंसर्न हमने पढ़ा है, इसीलिए हम लोग को पता है दीज आर नोन एज अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम है तो इसका मतलब है ये लाइंस इधर मीट करने वाले। हम लोगों ने पढ़ा कि अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 यानी एक दूसरे के सप्लीमेंट है, वी नो दैट दीज 2 लाइंस आर पैरेलल। और पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि वो कभी भी मीट नहीं करेंगे, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। सो इफ ऑन एनी अदर साइड, मान के चलो इस साइड पे अगर कम होता है, सी और डी अगर इस साइड पे 180 से कम होता है, लेट अस से सी प्लस डी वाज लेस देन 180 डिग्रीज, तो इस साइड पे आकर ये लाइन कहीं मिलने वाले थे। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस पोस्टुलेट टॉक्स अबाउट। हम लोग को लगेगा कि इसका प्रूफ देखना होगा, पर जब इसको सिंपल वर्ड्स में डालते तो अब आपको समझ में आया ना, इसके भी प्रूफ की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इन टुडेज डेट ये भी हम लोग के लिए कॉमन सेंस की बात हो चुकी है, ठीक है। तो अब सवाल उठ सकता है कि ये सब एक्सियम्स, पोस्टुलेट, डेफिनेशन सब देख लिए, इसका मतलब क्या है, सबको अप्लाई कैसे करना है, क्या फायदा है सबको सीखने का। चलो एक छोटा सा एक्सरसाइज, मतलब एक छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल प्रॉब्लम करते हैं और देखते हैं कि ये सब अप्लाई कैसे होता है। इट सेज प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन ऑन एनी लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट पे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो लेते हैं एक लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये है हम लोग का गिवन लाइन सेगमेंट। इससे मेरे को ड्रॉ करना है कि ये सो एंड सो कैसे बना, ठीक है। तो हमने लिया पी क्यू को लाइन सेगमेंट। हम क्या किए कि पी क्यू का लेंथ मेजर करेंगे और पी पर कंपास का पॉइंट को रखकर यानी कि रेडियस लेकर एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह पी क्यू का लेंथ लेकर अब कंपास के पॉइंटेड साइड को क्यू पर रख के उस साइड से भी एक आर्क बनाएंगे। अब ये दोनों आर्क जहां पे मीट करते हैं वहां पे हम लोग दोनों को जोड़कर उस पॉइंट को मार्क कर देंगे एज आर। नाउ वी आर सपोज्ड टू प्रूव कि ये जो ट्रायंगल बना पी क्यू आर वो एक इक्विलैटरल है। 2 मिनट सोचो कैसे बन सकता है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लेट अस सी, लिख कर देखते हैं, ठीक है। अब वी नो कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। क्यों? बिकॉज दे आर आर्क्स हैविंग द सेम रेडियस, है ना। ठीक उसी तरह पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू पी आर एंड अगेन द रीजन इज सेम कि आर्क्स हैविंग द सेम रेडियस। ये दोनों एक ही आर्क है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों सेम होंगे। अब यहां पर हम देख रहे हैं पी क्यू क्यू आर के बराबर है और पी आर भी पी क्यू के बराबर। सो फ्रॉम दैट डेफिनेशन, ये एक्सियम हमने जो पढ़ा था उसमें क्या कहा था कि 2 things that are equal to another thing are equal to each other. So we write according to axiom 1, if 2 things are equal to another thing, they are equal, right? इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू क्यू आर के तो बराबर है ही, पर पी आर के बराबर भी। अब ये हमने लिखा कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। इन द केस ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर वी कैन से दैट अगर तीनों साइड इक्वल है तो पी क्यू आर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कुछ इस तरह से हम लोग यूक्लिड के एक्सियम्स, यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को यूज करके हम लोग चीजों को प्रूव कर सकते हैं। तो अब यूक्लिड ने ये सब की पढ़ाई करी, उसने कंपाइल करी इतने सारे एक्सियम्स, इतने सारे पोस्टुलेट्स, यानी कि ही कंपाइल्ड जितने भी प्रीवियस मैथमेटिशियंस थे या उसके कंपैट्रियट्स भी थे जो उसके टाइम पर थे, उन सब के वर्क को उसने कोलैबोरेट करके एक बुक बना। पर वो बुक का फंडा क्या था? तो ये सब एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स को यूज करके ही रोट अबाउट 470 थ्योरम्स
जो कि आज के यानी कि मॉडर्न लाइफ के हम लोग जो भी ज्योमेट्री पढ़ते हैं, बेसिकली बेटा आप जो भी ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, वेदर इट डील्स विद प्लेन्स, वेदर इट डील्स विद सॉलिड्स, वेदर इट डील्स विद वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, दे ऑल हैव कम फ्रॉम यूक्लिड्स थ्योरम्स। यानी कि ये जो यूक्लिड ने थ्योरम्स लिखे थे उसी के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसी से हम लोग का ज्योमेट्री का दुनिया चलता है। तो नाउ कि हम लोग यूक्लिड के दिमाग में थोड़ा सा घुस गए, व्हाट ही मेंट बाय हिज एक्सियम्स, व्हाट ही मेंट बाय हिज पोस्टुलेट्स, क्या मतलब था उसका कहने का हम लोग समझ लिए। तो चलो अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस को देखते हैं। फिर से कह रहा हूं, अगर लगता है कि कॉन्फिडेंट हो, खुद से बना सकते हो, वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाना स्टार्ट करो और फिर वीडियो को सॉल्यूशन की तरह यूज कर सकते हो। अगर कॉन्फिडेंट नहीं लगता है तो मेरे साथ स्टार्ट करो, हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर प्रॉब्लम को 1 बाय 1 देखेंगे। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, मिथा गुरु को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फैमिली को आज ही ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलो अब एक्सरसाइज 5.1 को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस। तो सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखने से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को एक ठोस वजह बताना है कि क्यों हम लोग ये बात बोल रहे। कहता है ओनली एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो ये तो हम लोग को पता है कि फॉल्स, क्योंकि हमने देखा एक्सियम के हिसाब से कि एक पॉइंट पर ढेरों ढेर पॉइंट्स हो, मतलब सॉरी ढेरों ढेर लाइंस हो सकते हैं। इफ वी ड्रॉ अ पॉइंट लाइक दिस वी कैन ड्रॉ मेनी लाइंस पासिंग थ्रू इट। तो एक पॉइंट में से सिर्फ एक लाइन निकलता है, ये कहना बिल्कुल ही फॉल्स। ठीक है, अब कहता है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, इनके बीच से कितने लाइंस गुजर सकते हैं बेटा? हमने देखा एक एक्सियम जो कि कहता है कि अगर ये दोनों पॉइंट्स है तो इनके बीच से सिर्फ एक लाइन गुजर सकता है। सो वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। नाउ इट सेज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। फिर से टर्मिनेटेड लाइन क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। और यूक्लिड के पोस्टुलेट में हमने देखा ना कि एक टर्मिनेटेड लाइन को हम लोग दोनों साइड में जितना चाहे उतना हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं अक्रॉस द लाइन दैट इट इज ड्रॉन। सो वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब बोलता है टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो फिगर्स है जो कोइंसाइड करते हैं, यानी याद है ना, तो अगर कोइंसाइड करते हैं इसका मतलब वो दोनों इक्वल। अब यहाँ पे कोइंसाइड का मतलब है एक दूसरे पे। अब हम लोग को बोल रहा है कि दोनों सर्कल इक्वल है, यानी कि एक दूसरे पे कोइंसाइड भी करेंगे। उल्टा उसका अगर कहूं तो इफ दे आर इक्वल दे कैन कोइंसाइड ईच अदर, राइट। तो इस सर्कल का रेडियस है ये r, पर पीछे जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया उसका भी तो रेडियस है, ये मान के चलो r1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि r इज इक्वल टू r1। सो वी कैन से दैट इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देयर रेडियाई विल आल्सो बी इक्वल। अब लास्ट में कहता है इन द फिगर इफ AB इज इक्वल टू PQ, एक मिनट पॉइंटर से दिखा दूं, इफ AB इज इक्वल टू PQ एंड PQ इज इक्वल टू XY देन AB इज इक्वल टू XY। ठीक है, यहां पर हम लोग वापस आ जाते हैं उसके एक्सियम्स पे। क्या कहा था उसने एक्सियम में कि इफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज आर इक्वल टू अ थर्ड से, मतलब एक थर्ड क्वांटिटी से दोनों ही इंडिविजुअली इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों भी इक्वल हो सकते हैं। तो अगर AB और PQ इक्वल है और PQ और XY भी इक्वल है, इसका मतलब AB और XY भी इक्वल होंगे। सो वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कहता है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, टर्म्स बीइंग पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस और स्क्वायर। फिर कहता है आर देयर एनी अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। तो देखो अगर पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल, स्क्वायर को हम लोग अगर डिफाइन करना है तो कुछ चीजें हैं जो पहले डिफाइन करने पड़ेंगे ना। इफ यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ बेस पॉइंट ऑफ व्यू कि कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो सबसे पहले कुछ बहुत है ना जो हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। लेट अस सी। फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिफाइन इज अ लाइन। एक लाइन होता क्या था? लाइन का डेफिनेशन क्या था? अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स that lies evenly with all the points and with the line itself। ठीक है, अब हम लोग को पॉइंट को भी समझना पड़ेगा कि पॉइंट होता क्या है। तो पॉइंट होता है
an entity having no part or body, only a position। बात समझ में आ गई? ठीक है। और एक चीज है जिसको डिफाइन करना पड़ेगा, वो होता है प्लेन या सरफेस। तो प्लेन सरफेस क्या होता है? प्लेन सरफेस क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स all lying evenly with each other and the plane as well। बात समझ में आई? तो ये सब चीजें हैं कि लाइन, पॉइंट और प्लेन को एक्सप्लेन कर दिया। तब अब हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। सो पैरेलल लाइंस आर टू और मोर लाइंस that never meet each other। पर सिर्फ ये बोलने से नहीं लगेगा। as the perpendicular distance between them remains constant। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? दो या उससे ज्यादा लाइंस जो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करते। क्यों नहीं मीट करते? क्योंकि उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कहीं पर भी नापेंगे तो सेम रहे। ठीक है, अब कहता है परपेंडिकुलर लाइंस। तो टू परपेंडिकुलर तो टू ही लाइंस पर होते हैं, पैरेलल लाइंस टू से ज्यादा हो सकते हैं। परपेंडिकुलर जब एक बार बात करते हैं तो दो लाइन की बात करते हैं। तो टू लाइंस दैट मीट ईच अदर in a plane, so कॉमा में लिख देता हूँ, each other at 90 डिग्री, या और राइट एंगल भी बोल सकते हैं कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे या राइट एंगल पे मीट करता है, वो दोनों लाइंस होते हैं परपेंडिकुलर। अब थर्ड कहता है लाइन सेगमेंट। तो इसको हम लोग जानते हैं ना कैसे? अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज टू endpoints and hence a finite length। बात को समझे? तो क्या होता है लाइन सेगमेंट? अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स एंड हेंस अ फाइनाइट लेंथ। अगर एंड पॉइंट्स हो तो नाप सकते हैं ना, मतलब वो 10,000 मीटर हो सकते हैं, जैसे कल मैंने बताया था आपको। अब फोर्थ है रेडियस ऑफ अ सर्कल। So a radius of a circle can be defined as the line joining any point on the circumference to the center of the circle। बात समझ में आ गई? अब लास्ट देखते हैं। लास्ट कहता है स्क्वायर। तो अब स्क्वायर को एक्सप्लेन करेंगे। पैरेललोग्राम विथ इक्वल साइड्स एंड अ वर्टेक्स एंगल ऑफ 90। ऐसे हम लोग इन सब एंटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं। पर इसमें क्या करना पड़ा? पहले हम लोग को ये तीन पार्ट को प्री डिफाइन करना पड़ा। पहले डिफाइन किया, उसके हेल्प से हम लोग ये पांचों डेफिनेशन लिख पाए। बात समझ में आई? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, कहता है कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइंस। डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म्स तो बेसिकली नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जिसके बारे में बताना चाहूंगा। कहता है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी। अब यहां पर चूंकि अब हम लोग प्लेन्स के बारे जान चुके हैं, यूक्लिड ने अब डिफाइन कर दिया, ऐसे समझो। तो सोचो कि अगर ए और बी एक प्लेन पर है, एक लाइन है ए बी, ठीक है,
और सी कहता है कि उनके बीच में ऐसा बोल रहा है, बट व्हाट इफ सी इज इन अनदर प्लेन, फिर तो उनके बीच में नहीं आएगा ना, दूसरे प्लेन में है तो क्या होगा। तो ये चीज डिफाइन नहीं किया हुआ है, इट इज नॉट अ टर्म बट इट्स अ कॉन्सेप्ट, इस केस में वो कॉन्सेप्ट। और फिर कहता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। इसमें भी फिर से प्लेन को नहीं डिफाइन किया गया कि ये प्लेन सेम प्लेन पे लाई करते हैं कि नहीं। अगर सेम प्लेन पे लाई करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि मे भी लाई करते होंगे सेम लाइन पर अगर डिफरेंट प्लेन में तो ऑब्वियसली नहीं लाई करते। तो ये चीज पहले से डिफाइन होना शायद जरूरी था। ठीक, अब कहता है आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। तो हमने क्या पढ़ा था, कंसिस्टेंट सेट ऑफ एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। सो एनी कंसिस्टेंट सेट का मतलब होता है दे शुड नॉट excuse me contradict any axiom or postulate, सॉरी गिवन तो नहीं पर प्रूव्ड अर्लियर। मतलब कोई पोस्टुलेट या एक्सियम अगर दिया हुआ ऑलरेडी प्रूव कर चुका गया है तो ऐसा कोई भी हम लोग के पास पोस्टुलेट नहीं होना चाहिए जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हो। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये दोनों ही किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वी नो ऐसा एक थर्ड पॉइंट सी एग्जिस्ट करता होगा बिल्कुल, अगर सेम प्लेन पे लाई करता है। इन द सेम वे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। हम लोग बोल सकते हैं ना अगर 3 पॉइंट ऐसे करके है तो वी नो दीज ऑल थिंग्स आर होते हैं, हम लोग जानते हैं ये बात। कुल नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं इनको। और ए और बी के बारे में होता है, ए और बी कहीं ना कहीं सी है ना जो बिल्कुल इसके बीच में पड़ता है, इस लाइन सेगमेंट के बीच में पड़ता है, ए बी के बीच में। ठीक, अब कहता है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। तो ध्यान दोगे कि ये दोनों के बारे हमने पोस्टुलेट्स में नहीं इनफैक्ट एक्सियम्स में पढ़ा था। तो बोलेंगे नो दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स एक्सियम्स। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ अ पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC then prove that AC is equal to half of AB। चलो थोड़ा सा हम लोग यूक्लिड के स्टाइल में भी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ऐसे तो हम लोग ज्योमेट्री के हिसाब से बता सकते थे कि अगर AC और BC इक्वल है तो मतलब कि C उसका मिड पॉइंट है, पर यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करना है कि AC is equal to half of AB, ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो तो ये एक लाइन है AB जिस पर एक पॉइंट कहीं C ऐसा है कि ये जो AC का लेंथ है वो BC से बराबर, तो मैंने लिखा AC is equal to BC। ये हो गया इक्वेशन। नाउ एडिंग AC टू बोथ साइड्स। ठीक है, अगर दोनों साइड AC ऐड करें क्या हो जाएगा, AC प्लस AC इज इक्वल टू AC प्लस BC। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2AC, AC प्लस AC। पर AC प्लस BC क्या हो जाएगा, तो देखोगे AC प्लस BC क्लियरली हम लोग जो फिगर बनाया उस हिसाब से AC प्लस BC क्या है, AB है। सो वी अराइव एट 2AC इज इक्वल टू AB। इसका मतलब AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ। तो ये हमने प्रूव कर दिया और फिगर भी बना करके एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब कहता है इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो कह रहा है, इससे पहले फिर से वापस जाते हैं तो ये देखो क्वेश्चन में ये जो पॉइंट C हमने बनाया था ये, इसको मिड पॉइंट कहते हैं ना, हम लोग को पता है। अब कह रहा है कि हम लोग को प्रूव करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन, मतलब एक ही मिड पॉइंट होता है लाइंस का। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। लेट अस से ये एक लाइन सेगमेंट है AB और इस पे दो मिड पॉइंट्स है P और Q। ठीक, दोनों ही मिड पॉइंट्स है। लेट अस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को ये पता है AP इज इक्वल टू PB एंड उसी तरह AQ इज इक्वल टू QB, है ना। और हम लोग को ये भी पता है कि AP प्लस PB इज इक्वल टू व्हाट, AB। उसी तरह AQ प्लस QB इज ऑल्सो इक्वल टू AB। क्लियर है ना, अगर ये मिड पॉइंट है, इससे पहले हमने क्या देखा कि AC प्लस BC इज इक्वल टू AB हो जाएगा, है ना, अगर मिड पॉइंट है और दोनों इक्वल भी। तो खैर अगर यहां पर AB आ गया, इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि ट्वाइस ऑफ AP, क्योंकि PB और AP इक्वल है हमने देखा, तो ट्वाइस ऑफ AP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AQ।
इससे हम लोग 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं, आ जाएगा AP इज इक्वल टू AQ। अब अगर हम लोग यूक्लिड का एक्सियम याद करेंगे, इट सेड दैट इफ टू थिंग्स, कोई भी चीजें, मैं फिगर लिखने वाला पर थिंग्स बोलता हूं, कोइंसाइड, इट मींस दे आर इक्वल। एक्सियम ने ये कहा था, पर हम लोग इसका उल्टा भी तो डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर दे आर इक्वल, इसका मतलब वो कोइंसाइड करते हैं, है कि नहीं? अगर वो कोइंसाइड करते हैं, इक्वल है, इसका मतलब उल्टा भी सच है कि अगर इक्वल है तो कोइंसाइड कर सकते हैं। विच मीन्स अगर AP और AQ इक्वल है तो P एंड Q आर द सेम पॉइंट्स। हम लोग एक ही पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं ना। देयरफॉर दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? हमारा जो अजम्पशन था कि 2 मिड पॉइंट है, कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर assumption that a line segment can have 2 mid points. Therefore, line segment has one and only one मिड पॉइंट। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे बोलता है AC, मैं दिखा दूं आप लोग को, बोलता है AC, ये जो AC है ना लाइन सेगमेंट, ये इज इक्वल टू BD, और हम लोग को प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, चल देखते हैं ट्राई करके। तो हमने लिखा AB इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, AC इज इक्वल टू BD गिवन है, मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। AC इज इक्वल टू BD गिवन, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं AC माइनस BC एंड सेम वे BD माइनस BC। ये अभी इक्वल टू तो नहीं लिख रहा हूं, मैं बस कह रहा हूं कि इसको लिखा मैंने, बट वी नो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड के एक्सियम्स के अनुसार कि if equals are subtracted from equals, the results are also equal। बात समझ में आई? क्या कहता था यूक्लिड का एक्सियम कि अगर 2 इक्वल्स में से 2 इक्वल्स निकालेंगे तो जो रिमाइंडर रिजल्ट बचता है वो भी इक्वल होगा। सो वी कैन से दैट AC माइनस BC, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ना AC और BD इक्वल है, तो AC और BD तो इक्वल है, उनमें से हम इक्वल्स माइनस कर रहे हैं, तो AC माइनस BC इज इक्वल टू BD माइनस BC। अब फिगर में देखेंगे क्या मीन करता है। AC से मैंने BC निकाल दिया, क्या बचा? AB बच गया। ठीक है, समझ में आई? यहां पे देखो AC इतना लंबा लाइन है, उसमें से मैंने BC निकाल दिया, क्या बच रहा है? AB बच रहा है ना। अब उसी तरह सेकंड साइड में देखोगे कि मैंने क्या किया है, ये जो BD लाइन सेगमेंट है उसमें से BC माइनस कर रहा हूं, क्या बचेगा? CD बचेगा। ओके, लिख लेते हैं इसको। तो AB इज इक्वल टू CD एंड हेंस हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, नो अगला क्वेश्चन कहता है व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो याद करेंगे एक्सियम 5 क्या कहता था। एक्सियम 5 सेड द होल इज ऑलवेज ग्रेटर than the part। Let us say I have a पिज्जा है मेरे पास, ठीक है, इसमें 6 स्लाइसेस होते हैं पिज्जा में, 6 होते हैं 8 होते हैं जो भी होते हैं हमारे पिज्जा में, 1 2 3 4 5, हाँ 6 स्लाइस, 3 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है। तो ये है होल पिज्जा। अब मान के चलो मैं इसका एक पार्ट देखता हूँ, एक स्लाइस देखता हूँ या फिर 5 स्लाइसेस देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर 6 स्लाइसेस कर दूंगा तो वापस गोटा पिज्जा हो जाएगा ना, होल ही हो जाएगा, वो पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, अभी 5 स्लाइसेस है, ये भी, ये एक मेजर पार्ट है ना, लेट अस से ये मेजर पार्ट है, बड़ा पार्ट, और ये माइनर पार्ट। हम लोग किसी को भी अगर कंपेयर करेंगे होल वाले पिज्जा से, तो होल पिज्जा में 6 स्लाइस है, यहाँ पर 1, तो ये ग्रेटर, और ये मेजर पार्ट को देखेंगे जो बहुत बड़ा पार्ट है, फिर भी वो होल पिज्जा से कम है। यहाँ पे 5 स्लाइस है, वहां पर 6, एक स्लाइस भी ज्यादा है लेकिन ज्यादा है ना। तो ये कोई भी मटेरियल के लिए अप्लाई कर सकता है, फ्रूट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। पूरा गोटा एप्पल है तुम्हारे पास, उसमें से एक पार्ट निकाल लिया,
तो चाहे वो छोटा सा ही पार्ट, चलो एक स्लाइस ही मैंने काटा है, पर वो जो बड़ा टुकड़ा भी बचा हुआ है वो पूरे एप्पल से तो कम ही है ना। तो यही है ये कहने का मतलब इस पोस्टुलेट का। तो ये सारे मटेरियल के लिए ट्रू है। आज हम लोग जानते हैं कोई भी चीज को देखोगे तो उसका पार्ट उसके होल से छोटा ही रहता है। सो दैट इज व्हाई दिस एक्सियम, दिस पर्टिकुलर एक्सियम इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो बच्चों यहाँ पे पहुंच गए हम लोग वीडियो के एंड पर। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अगला वीडियो आप लोग किस चैप्टर पर चाहेंगे। और हो सके तो बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे अगले वीडियो आने पर आपको खबर मिल जाए। और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आई विल सी यू सून। नमस्ते।